प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं 8th सेमेस्टर में जो इलेक्टिव पेपर हैं उन लोगों का क्लासेस ले रहा था। अब ये अलग अलग कॉलेजेस में जो इलेक्टिव पेपर होते हैं वो अलग अलग होता है। तो आज का जो हमारा पेपर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हमारा काम होता है, चाहे पुल बने, रोड बने या बिल्डिंग बने, उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम जो है यहाँ पे 2024 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे, है ना। तो अब तक जो है हमने दो लेक्चर देखा। लेक्चर 1 में हमने एमसीक्यू देखा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। फिर सेकेंड लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा, और ये अब हमारा उसके आगे का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का स्लम टेस्ट क्या होता है, एंड हाउ इट कैरिड आउट, कैसे इसको कैरिड आउट करते हैं। और मेंशन करना है रिकमेंडेड स्लम्स फॉर कंक्रीट फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए स्लम का वैल्यू क्या रिकमेंड किया जाता है उसको बताना है। तो जो स्लम टेस्ट होता है ये सिंपल और वाइडली यूज्ड टेस्ट होता है जो मेजर करता है वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, है ना। workability or consistency of fresh concrete. It helps determine the age with which concrete can be mixed, glazed or compacted. जो स्लम टेस्ट है ये प्रोवाइड करता है इंडिकेशन ऑफ कंक्रीट फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी टू रिटेन कोहेसिवनेस ड्यूरिंग हैंडलिंग। हाउ इज हाउ इज द स्लम टेस्ट कैरिड आउट, कैसे जो है स्लम टेस्ट हम कैरिड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्लम कोन यूज करते हैं जिसका सेट जो है 300 mm हाइट होता है, 200 mm टॉप डाया होता है और 100 mm जो है बॉटम डाया जो है हमारा होता है। मेजरिंग स्केल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो स्लम कोन होता है, ये इसको फ्रस्टम ऑफ कोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर टैपिंग रॉड होता है जो कि 16 mm डाया का स्टील रॉड होता है और 600 mm लॉन्ग होता है, लंबा होता है, राउंड एंड होता है। बेस प्लेट होता है जिसपे लेवल सरफेस होता है उनका, को हम उसको ऊपर रखते हैं। प्रोसीजर्स की बात करें तो सबसे पहले प्लेस करते हैं स्लैब कोन को ऑन अ स्मूथ लेवल सरफेस सच एज अ स्टील प्लेट, सील कोन विद फ्रेश कंक्रीट इन 3 लेयर्स, और 25 टाइम जो है उसको टैपिंग करेंगे, उसको गूंथेंगे, ठीक है। हर एक लेयर जो है 25 टाइम्स, एक उसका जो हाइट है वो 300 mm होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, यानी 100 mm का हम वहां पे टैपिंग करेंगे, लेयर बनाएंगे। जैसे ही तीसरा लेयर प्लेस हो जाए और कॉम्पैक्ट हो जाए, हम जो है उसको टैपिंग रॉड को हटाकर सरफेस को फ्लैट करने के बाद हम जो स्लम कोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर उठाते हैं बिना कंक्रीट को डिस्टर्ब किए हुए। और उसके बाद हम जो है मेजर करते हैं हाइट को, जो टैपिंग रॉड था उसके माध्यम से कि कितना कंक्रीट का जो हाइट है वो डिसमेंटल हुआ है, यानी हाइट जो है सेटल हुआ है ना। तो स्लम्प वैल्यू इक्वल टू हाइट ऑफ कोन माइनस हाइट ऑफ सेटल्ड कंक्रीट, यानी कितना उसको सेटल हुआ है कंक्रीट, मतलब जब हम स्लम्प कोन को ऊपर उठाएं तो कितना वो नीचे बैठा है, और वो जो वैल्यू देगा स्लम्प का वो mm में हमारा वैल्यू आएगा। अब बात करें टाइप ऑफ स्लम्प की, तो 3 तरीके का स्लम्प होता है। वो स्लम्प जिसमें कोई भी जो है हमारा हाइट में सेटलमेंट नहीं होता है। शियर स्लैब जिसमें कोनिकली, यानी कोनिकली शियर होता है, मतलब एक साइड कंक्रीट का हाइट ज्यादा रहेगा और एक साइड कम रहेगा। फिर कोलैप्स स्लैब जिसमें जैसे ही हम ऊपर उठाएंगे वो उसका धड़ाक से नीचे जो है उसका पूरा का पूरा हाइट कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके का स्लम्प होता है, यानी ट्रू स्लैब, शियर स्लैब और
कोलैप्स स्लैम्प। जनरली ट्रू स्लैम्प हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें कम से कम कुछ ना कुछ वैल्यू जो है होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड वैल्यूज अगर हम देखें स्लैम्प का फॉर डिफरेंट कंक्रीट के मतलब कंक्रीट के डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से, तो प्लेन कंक्रीट का जनरल वर्क के लिए 25 से 50 mm, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए जनरल वर्क के लिए 50 से 100 mm, कंक्रीट फॉर पेवमेंट के लिए यानी लाइट ट्रैफिक के लिए 25 से 75 mm, कंक्रीट फॉर साइड वॉक के लिए 30 से 90 mm, कंक्रीट फॉर हैवी ट्रैफिक लोड रोड के लिए 100 से 150 mm, कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट फाउंडेशन और डैम्स के लिए 150 से 200 mm, कंक्रीट फॉर हाई वर्केबिलिटी एप्लीकेशन जैसे फ्लोर बीम एक्सेट्रा के लिए 150 से 200 mm हमारा होता है। ये रिकमेंड किया जाता है अलग अलग पर्पसेस ऑफ वर्क के लिए। इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्लैम्प, लो स्लैम्प जो कि लेस देन 50 mm, मीडियम स्लैम्प 50 से 100 mm, हाई स्लैम्प हमारा ग्रेटर देन 100 mm होता है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें स्लैम्प टेस्ट का, तो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कंक्रीट का, और फील्ड टेस्ट को इंश्योर करने के लिए जो है हम स्लैम्प टेस्ट जो है यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा मेन मकसद होता है स्लैम्प टेस्ट करने का। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट अबाउट द फॉलोइंग टेस्ट ऑन क्ले ब्रिक एंड मेंशन डिजायर्ड टेस्ट लिमिट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। सबसे पहला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, तीसरा है हार्डनेस और चौथा है साउंडनेस। तो क्ले ब्रिक पे जो टेस्ट हम करते हैं इसमें आईएस कोड 10/177/1992 जो स्टैंडर्ड कोड है उसको हम फॉलो यहाँ पे जो है करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसका मेन पर्पस होता है चेक करना ब्रिक कितना पानी को जो है एब्जॉर्ब कर पा रहा है जब हम उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पानी में इमर्ज करके रखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रिक का ड्यूरेबिलिटी और पोरोसिटी कितना है। ब्रिक को जो है हम ड्राई करते हैं ओवन में, जो कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट वेट अचीव करते हैं। फिर 24 घंटे के लिए उसको पानी में डुबा कर रखते हैं और उसको निकालने के बाद भीगा हुआ ईंट को हम वेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को परसेंटेज में कि कितना हमारा आया है। फॉर्मूला हम यूज करते हैं वेट ऑफ वेट ब्रिक यानी भीगा हुआ ब्रिक का वेट माइनस सूखा हुआ ब्रिक का वेट, ये दोनों को माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं वेट ऑफ ड्राई ब्रिक गुने 100, तो इससे जो है परसेंटेज निकल कर आता है। जो डिजायरेबल लिमिट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो, और अगर सेकेंड क्लास ब्रिक है तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी इफ्लोरोसेंस टेस्ट, तो इससे हम ये पता करते हैं कि जो ब्रिक है ना, वो उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा कितना है, ताकि जो इफ्लोरोसेंस हमारा सरफेस के ऊपर आता है यानी जो लीड होता है डिटोरियोरेशन का वो हमारा कम हो सके, यानी डिटोरियोरेशन का लीडिंग खत्म करने के लिए जो है हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस होता है प्रोसीजर्स अगर हम देखें तो इमर्ज करते हैं ब्रिक को 24 घंटे के लिए और फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ब्रिक सूख जाता है तो हम देखते हैं कि उस पर व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हुआ है तो उसमें इफ्लोरोसेंस आ रहा है। अब उसके प्रेजेंस की मात्रा कितना है वो देखना है। तो इसका जो डिजायरेबल लिमिट होता है एज पर आईएस कोड 1077/1992 के हिसाब से फर्स्ट क्लास ब्रिक में स्लाइड या नील होना चाहिए।
नील या स्लाइट इफ्लोरेसेंस जो है एक्सेप्टेबल होता है। बट सेकंड क्लास ब्रिक के लिए अगर हम बात करें तो ये स्लाइट मोस्ट होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, यानी मॉडरेट इफ्लोरेसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मॉडरेट इफ्लोरेसेंस आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है कंस्ट्रक्शन यूज के लिए, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हार्डनेस टेस्ट। इसका पर्पस होता है ब्रिक के हार्डनेस को कैलकुलेट करना, विच रिफ्लेक्ट्स इट्स एबिलिटीज टू रजिस्ट एब्रेशन और बियर। जो हार्ड ब्रिक है वो मोर ड्यूरेबल एंड कैन विदस्टैंड एक्सपोजर टू हार्श कंडीशन। प्रोसीजर्स अगर हम देखें तो ब्रिक को जो है स्क्रैच करते हैं शार्प टूल से, सच एज स्टील फाइल, और जो हार्डनेस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ फाइल टू मेक मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। जो डिजायर्ड लिमिट होता है IS 1077 1992 के हिसाब से, ब्रिक शुड नॉट शो एनी मार्किंग और डिफॉर्मेशन, है ना। जब हम स्क्रैच करेंगे स्टील फाइल से तो कोई भी मार्किंग जो है ब्रिक के ऊपर नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री कंसिडरेबल हम नहीं लेकर चलेंगे, तो इसलिए कोशिश करना है कि हार्ड हमारा हो सके ब्रिक। फिर आता है आपका साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का पर्पस होता है कि हम एबिलिटी चेक करते हैं विद स्टैंड वेदरिंग, पार्टिकुलरली इफेक्ट करता है फ्रीजिंग और थॉइंग को। साउंड ब्रिक डज नॉट अंडरगो क्रम्बलिंग और डिटोरियोरेशन। अगर साउंड ब्रिक है तो वो अंडर क्रम्बलिंग या डिटोरियोरेशन नहीं जाएगा व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर और टेम्परेचर वेरिएशन। इसका प्रोसीजर्स होता है कि सबसे पहले ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर उसको निकालते हैं, निकाल के ओवन में सुखाते हैं, है ना। ओवन में सुखाने के बाद ब्रिक जो है मैकेनिकल शॉक यानी वाइब्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि कोई ब्रेक या कोई क्रैक तो ब्रिक में नहीं आया, और अगर कोई साइन है डिटोरियोरेशंस का तो भाई कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। तो इस जो डिजायरेबल लिमिट होता है एज पर IAS कोड 1077/1992 के हिसाब से, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है ये एग्जिबिट करता है नो विजुअल क्रैक, कोई भी विजुअल क्रैक या डिटोरियोरेशन जो है हमारा नहीं होना चाहिए टेस्टिंग के बाद। और अगर क्रैक विजुअल है या डिटोरियोरेशन अकर हो रहा है, इसका मतलब कि कंसीडर करेंगे ब्रिक को अनसाउंड या अनसूटेबल के तौर पे। तो जो डिजायरेबल लिमिट है उसको यहाँ पे समराइज किया गया, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है उसी चीज को यहाँ पे समराइज किया गया है। इसी में अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है एक्सप्लेन करना है डिफेक्ट्स इन ब्रिक। ब्रिक में जो डिफेक्ट्स आते हैं, किस कारण से डिफेक्ट्स आते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो ब्रिक आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन कंस्ट्रक्शंस। तो डिफेक्ट्स कैन अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज और क्यूरिंग के कारण से भी देखने को मिलता है। अगर डिफेक्ट्स है ब्रिक में तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ड्यूरेबिलिटी वेरी करेगा और ओवरऑल जो क्वालिटी है ब्रिक का वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, यानी कम होगा, रिड्यूस होगा। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ब्रिक के अंदर और उसके क्या कारण होते हैं। क्रैक इन ब्रिक्स, इसका कारण होता है एक्सेस ड्राइंग, इम्प्रॉपर फायरिंग, श्रिंकेज और हैंडलिंग। इसका इंपैक्ट होता है क्रैक्ड ब्रिक आर वीक एंड प्रोन टू फर्दर डैमेज, दे शुड नॉट यूज्ड इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। क्रैक्ड ब्रिक को हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं। फिर दूसरा आता है ब्लोटिंग और ब्लिस्टरिंग। इसका काउज होता है एक्सेस मॉइस्चर इन रॉ मटेरियल और इनएडिक्वेट फायरिंग टेम्परेचर। इसका इंपैक्ट होता है कि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसका लॉस होता है और ब्रिक भी जो है कमजोर होता है और लीड टू इरेगुलर शेप्स देन कॉम्प्लिकेट कंस्ट्रक्शंस, है ना। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंस्ट्रक्शंस में क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इसका शेप जो है वेरी करता है, मतलब रेगुलर शेप जो है इसका नहीं हो पाता है। फिर आता है डिफॉर्मेशन,
वारपेज। वारपेज का कारण होता है अनइवन फायरिंग और अनइवन ड्राइंग। इसके कारण से जो बॉन्ड होता है या जो स्टैक होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ और अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर को। साथ ही साथ मिस अलाइनमेंट होता है वॉल में और गैप भी जो है आपका क्रिएट होता है। उसके बाद आता है इफ्लोरोसेंस यानी सॉल्ट ऑन सरफेस। इसका कारण होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन रॉ वाटर, रॉ मटेरियल और मॉइस्चर माइग्रेशन। इसके कारण से जो है ये डायरेक्टली जो है अफेक्ट नहीं करता है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को, बट अनस्लाइट साइटली ये कॉज करता है सरफेस डिटोरिएशन को ओवर टाइम। मतलब लंबे टाइम के बाद ये सरफेस को डिटोरियोरेट करता है, ना कि ये स्ट्रेंथ को वीक करता है। लेकिन लंबे समय से जब सरफेस डिटोरियोरेट होगा तो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ को भी जो है हानि पहुंचाएगा। कलर वेरिएशन, कलर वेरिएशन इस इसका कारण होता है इनकंसिस्टेंट फायरिंग टेम्परेचर, कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल, एयर पॉकेट्स और अनइवन बर्निंग। इसका कारण होता है, इसके कारण से हमारा जो है एस्थेटिक अपील जो होता है ब्रिक वर्क का वो अच्छा नहीं होता है। फिर आता है ओवर बर्निंग और अंडर बर्निंग। ओवर बर्निंग और अंडर बर्निंग के कारण से ओवर बर्न ब्रिक जो है ब्रिटल और क्रैक इजिली अंडर लोड। अंडर बर्न ब्रिक जो है वीक होता है और पुअर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है देखने को मिलता है। अनइवन टेक्सचर्स और सरफेस इम्परफेक्शंस, इम्प्रॉपर मोल्डिंग और प्रेसिंग और एक्सेस मॉइस्चर के कारण से देखने को मिलता है। इसके कारण से जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है और बॉन्डिंग जो है हमारा ब्रिक में वो पुअर बन जाता है, मतलब बॉन्डिंग जो है प्रॉपर हमारा नहीं बन पाता है। फिर आता है स्केलिंग एंड चिपिंग, हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और मॉइस्चर फ्रीजिंग थ्रोई साइकिल। तो इसके कारण से स्केलिंग और चिपिंग होता है। इसके कारण से इसका जो इम्पैक्ट आता है ब्रिक के ऊपर वो अनप्लीजिंग एस्थेटिक्स होते हैं और कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है आपका स्ट्रेंथ को इन अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया में अफेक्टेड होता है वहां पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिटोरियोरेशन ड्यू टू मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन यानी वाटर एब्जॉर्प्शन। ये आपका पुअरली फायर्ड ब्रिक या एक्सेस मॉइस्चर इन रॉ मटेरियल के कारण से देखने को मिलता है। इसके कारण से जो हाई वाटर अब्जॉर्प्शन होता है तो जो लंबे टाइम के बाद जो ब्रिक होता है यानी जो ईंट होता है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसमें डिटोरियोरेशन यानी इफ्लोरेसेंस के कारण से और क्रैक जो है देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स और इम्प्यूरिटीज, इसका कारण होता है कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ क्ले। इसके कारण से क्योंकि इम्प्यूरिटीज हमारा प्रेजेंट होता है रॉ मटेरियल्स में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसमें स्पोर्ट आ जाता है ब्रिक के अंतर्गत और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करता है, जिसके कारण से ब्रिक में क्रैक या अनइवननेस देखने को मिलता है और इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में उसमें एक्सपोज होता है तो कहीं कहीं वो स्ट्रेंथ को भी जो है रिड्यूस करता है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि आपका यहाँ पे ब्रिक में आता है और कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो हमने चेक किया। देखो यहाँ पे जो क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप कोर्स में जुड़े हुए हैं देन आप अगली वीडियोस की ओर गो अहेड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लासेस में अगले क्वेश्चंस के साथ, जो कि अगला क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स, डिस्कस देम। आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले वीडियोस में आप आइए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।